मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, सो आज हम जो सा स्टार्ट करने लगे हैं वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। ठीक है, टास्क वन जो सा होता है, तो उसमें कितने लोग हैं जिनको टास्क वन के बारे में क्लियर है? ताकि मैं अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ अगर कोई न्यू है टास्क वन में। आइल्स राइटिंग टास्क वन क्या होता है, सबको क्लियर है? हैंड रेज कर दें। सर मैं नहीं हूँ। ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, थोड़ा सा ना मैं आइल्स राइटिंग टास्क वन के बारे में बता देता हूँ जो न्यू है। आइल्स राइटिंग टास्क जो सा होता है ना, हमारे पास वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। हमारे पास डाटा होता है। आपने एक्सेल की शीटें देखी होंगी जिसके अंदर डाटा पड़ा होता है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका डाटा एक्सेल शीट्स के अंदर पड़ा होता है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। और जो से हमारे सर्वेज होते हैं वो, उसको विजुअली रिप्रेजेंट करना उसको कहते हैं आइल्स राइटिंग टास्क वन के अंदर उस चीज को शो करवाया जाता है ग्राफ और पाई चार्ट के जरिए। ठीक हो गया? ये होता है हमारा आइल्स राइटिंग टास्क वन। अब इसमें होता ही यूं है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं चार्ट्स की, ग्राफ्स की। ठीक है, 5 to 6 हैं। प्रोसेस डायग्राम और पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और बार चार्ट। तो जो ईच टाइप होती है ना वो डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज यूज करती है। अब आज जो सा हमारा, कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था राइटिंग टास्क का, जिसके अंदर हमने देखा था इसके लिए हमारे पास 20 मिनट होते हैं टेस्ट के अंदर, और हमने इसको 18 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, और 2 मिनट हमने उसको रिव्यू करना है। इसकी वेटेज जो सी होती है आइल्स राइटिंग टास्क के अंदर 33%। है, ठीक है। और इसके अंदर ये एक जोन है, एक पाई चार्ट है। अब पाई चार्ट के अंदर हमेशा उसने क्या किया होता है कि उसने ना किसी चीज़ों को कंपेयर किया होता है उसके अंदर। एक तो ये है ना 2000 ईयर, एक है 2025। एक तो ये 2 ईयर्स हैं, 2 ईयर्स हैं। एक है इस टास्क के अंदर भी एक उसने कुछ कैटेगरीज हैं इस चीज़ की, एजेस की, 0 to 14 ईयर्स यानी चिल्ड्रन, और फिर उसके बाद अडल्ट और यंगर्स, और उसके बाद ओल्डर पीपल। तीन कैटेगरीज हैं। ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप्स की, उसको उसने आपस में कंपेयर किया हुआ है कि जो सी यंगर है उसकी कितनी परसेंटेज है, और जो सी ओल्डर पीपल है उनकी कितनी परसेंटेज है। ये है पाई चार्ट। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने लैंग्वेज यूज करनी होती है, स्पेसिफिकली प्रोपोर्शनल लैंग्वेज और फ्रैक्शनल लैंग्वेज हम कह लेते हैं। उसके लिए अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेजेस एंड फ्रैक्शन यूज होती है। ठीक है, you will have to deal with percentages in many of the IELTS writing task 1 questions. This is a good opportunity to express these percentages differently and boost your score. अच्छा, ये अब हम ना देखते हैं कि हम किस तरह परसेंटेजेस को यूज करते हैं ताकि हम अपने
एग्जामिनर को शो करवा सके कि हमारे पास वोकेबलरी है टॉपिक स्पेसिफिक। सो फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर ना ज़्यादातर अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं राइटिंग टास्क वन के अंदर। अप्रोक्सीमेशन क्या होती है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते कि अगर 49% है ना, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है ना 46.3%, ठीक हो गया। अगर हम इस ग्राफ को देखें बगैर इस चीज़ के 46% के, तो हम अप्रोक्सीमेटली बताएंगे कि ये 75 से अबव है, सॉरी 50% से थोड़ी सी कम है, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है। इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली बताएंगे, ये नहीं कह सकते कि 46% है, क्योंकि ग्राफ को देख के तो कोई भी बता सकता है 46% है, लेकिन इन राइटिंग तो हमने उसको इस तरह बताना है कि जो बंदा बगैर ग्राफ को देखे भी ना, उसको डाटा की समझ आ जाए कि डाटा क्या डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन उसकी एग्जांपल है, अगर कोई चीज़ है 49%, हम उसको क्या लिख सकते हैं, नियरली ए हाफ। यानी कि अभी जो हमने बात की ये वाली, अब ये नियरली हाफ है, ठीक है। ये पूरा हाफ होता अगर यहाँ तक होता, ब्लैक वाला हिस्सा ये वाला, तो लेकिन अभी वो थोड़ा सा कम है, तो इसलिए हमने कहा नियरली हाफ, यानी कि सिर्फ हाफ से थोड़ा सा करीब है, पूरा हाफ नहीं है। इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। अब नीचे हमारे पास रेंज ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कि हम परसेंटेजेस को एक्सप्रेस करने के लिए राइटिंग टास्क वन के अंदर यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन पाई चार्ट। अगर तो 73% होता है तो हम कहते हैं नियरली थ्री क्वार्टर्स। एक क्वार्टर होता है 25, ठीक है। अगर ये एक पूरा दायरा है, इसके चार हिस्से कर दिए जाएं, तो जो एक हिस्सा होगा ना इस दायरे का, वो होगा वन क्वार्टर, ठीक है। तो अगर 73% है, तो हम ये नहीं कहेंगे वो थ्री क्वार्टर है, हम कहेंगे नियरली थ्री क्वार्टर। वो तकरीबन 73% है, यानी 70% है, ठीक है। 51%, अगर वो 50% से अबव है, तो हम कहेंगे जस्ट ओवर हाफ, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है हाफ से। और अगर 59% है, यानी 50 से कम, आधे से कम थोड़ा सा, तो हम कहेंगे जस्ट अंडर हाफ। हम ये नंबर परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे, एक तो हमारा वर्ड काउंट लिमिट भी पूरा हो जाएगा, और दूसरा एग्जामिनर को पता होगा कि इस बंदे को जो टॉपिक स्पेसिफिक लैंग्वेज है ना वो आती है। तो इसलिए फिर हम इसको याद कर लेते हैं। अगर 49% हो तो जस्ट अंडर हाफ हम कह सकते हैं। अगर 32% हो और नियरली अ थर्ड, यानी कि वो एक तिहाई के करीब है। 33% होता है ना, थर्ड पर्सन, वन थर्ड, तो हम क्या कहेंगे ए थर्ड, नियरली ए थर्ड। और अगर कोई बहुत कम है, 3% है, तो हम कहेंगे ए टाइनी फ्रैक्शन, कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा उसका। 50% तो एग्जैक्टली हाफ ही होता है, तो हम इसमें एग्जैक्टली हाफ ही लिखेंगे। उसके बाद आता है 26%, रफली वन क्वार्टर, यानी कि वन क्वार्टर कितना था, 25%। तो अगर हम 26% है, यानी कि क्वार्टर से थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम कह देंगे रफली वन क्वार्टर है। और आप इसको अबव दी वन क्वार्टर भी कह सकते हो, ठीक है। वो आपको, आपकी मर्जी, आप कैसे यूज कर सकते हो। 49% है अराउंड हाफ, के वो तकरीबन तकरीबन हाफ है। अभी हमारे पास ये भी था, ये देखें 49% उसने कहा था जस्ट अंडर हाफ, वो आधे के अंदर अंदर है। और यहाँ पे उसने कहा अराउंड हाफ, तकरीबन हाफ है, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इनको एक दफा लिख लेंगे, तो इसके बाद जब आप राइटिंग टास्क करेंगे तो फिर आपको ना ये चीज़ें खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी, आपने कौन सा कहाँ पे यूज करना है। 24% ऑलमोस्ट अ क्वार्टर, यानी कि 25% क्वार्टर होता है, तो उसने कहा ऑलमोस्ट क्वार्टर। 77% अप्रोक्सीमेटली थ्री क्वार्टर्स। अब ये प्रोपोर्शंस है। प्रोपोर्शंस क्या होता है, प्रोपोर्शंस होता है हिस्सा, किसी भी चीज का हिस्सा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में भी कहते हैं इतना पोर्शन हमारा, इतना पोर्शन आपका, या इतना पोर्शन मेरा, इतना पोर्शन आपका, उसमें से निकला प्रोपोर्शंस, हिस्से। अगर आप देखें, एक तो हमने परसेंटेजेस की बात कर ली ना, कि अंडर हाफ, ये जो 46% है ये अंडर हाफ है, या फिर हम कह सकते हैं वन क्वार्टर अबव, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमने बात करनी हो ये जो
हाईलाइटेड एरिया है, ब्लैक वाला, लाइंस वाला और वाइट वाला, तो फिर ये तीन पर पोर्शन बन चुके होंगे। तो इस तरह। बेटा मेरे सर में 1 मिनट आया। ओके सर। अब तक किसी का अगर क्वेश्चन है आइल्स के टास्क 1 के मुतालिक तो वो पूछ ले। सर अहमद, आप हैं मीटिंग में? यस सर, मैं मीटिंग में सर ये आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको ना ये लिंक सेंड कर देता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा काम था। ठीक है सर, मुझे ऑप्शन कर। अच्छा ये ना, ये प्रोपोर्शंस है, ठीक है, आप यहाँ से बता दें। और इसके बाद ये राइटिंग टास्क है। ओके सर। ये इसका सैंपल आंसर है। तो यहाँ से फिर आपको बच्चों को समझा दे, मैं आता हूँ थोड़ी देर। Participant, just wait a second. I have to connect my laptop. So we will continue class in couple of minutes.
मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके। तो सर बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चन पार्ट टास्क वन होता है उसमें हम जो डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन टाइप्स होती हैं, जैसे कि पाई चार्ट आ सकता है, या फिर बार चार्ट आ सकता है, लाइन चार्ट आ सकता है, या फिर प्रोसेस डिज़ाइन आ सकता है। तो उनके लिए हम डिफरेंट टाइप की वोकेबलरी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि टॉपिक स्पेसिफिक होगी। उससे ये होगा कि प्रोफेसर को पता लग जाएगा कि हमें डिफरेंट किस्म की वोकेबलरी आती है, और उससे हमारा बैंड इंक्रीज होगा। 7+ बैंड के लिए हमें स्पेसिफिक टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी यूज करनी होती है। तो यहाँ पे हमने देखी थी कि अगर 73% हो तो नियरली 3/4, और 50% से अबव हो जस्ट ओवर हाफ। तो ये सारी इसी के मुतालिक वोकेबलरी। जब आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये यूज़ करनी आ जाएगी कि कहाँ पे यूज़ करनी। इसके अलावा प्रोपोर्शंस, तो अगर 70% से अबव हो तो अ लार्ज प्रोपोर्शन, क्योंकि वो 2/3 से ज़्यादा है। 70%, 71% से अबव हो तो सिग्निफिकेंट मेजोरिटी। ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं मेजोरिटी को शो करने के लिए। इसी तरह हमने ये पाई चार्ट देखा था। तो इसके ऊपर डिफरेंट टाइप की डाटा को शो किया हुआ है, जैसे कि यमन और इटली में उसने डिफरेंट एजेस को पाई चार्ट्स में शो किया हुआ है। तो मेन डिफरेंस क्या है, दो कंट्रीज हैं, उनका जो डाटा है वो शो किया गया है परसेंटेज की फॉर्म में, कि वहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं उनकी तादाद कितनी है, जो ओल्डर्स हैं उनकी तादाद कितनी है, और 60 ईयर से अबव उनकी तादाद कितनी है। तो ये कुछ चेकलिस्ट है उसने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है कि हमने सबसे पहले क्या देखना है, कि अगर हम एक पैराग्राफ को डिफाइन करने से पहले, कि व्हाट काइंड ऑफ चार्ट इज इट। अगर ये पाई चार्ट है तो ये जरूर कंपैरिजन बता रहा होगा, क्योंकि इसका बेसिक फंक्शन है कि कंपैरिजन बताता है एक डाटा का। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है, देयरफॉर हैव टू यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस समटाइम्स एज अदर चार्ट्स। तो इसमें डिफरेंट लैंग्वेज होती है अदर चार्ट्स के लिहाज से, और पाई चार्ट्स प्रोपोर्शनल लैंग्वेज यूज करता है, परसेंटेज की लैंग्वेज। जबकि जो बाकी चार्ट्स होते हैं या फिर मैप्स होते हैं उनमें परसेंटेज की लैंग्वेज नहीं यूज की जाती। मिसाल के तौर पर लाइन चार्ट है, उसमें वो नंबर ऑफ पीपल या फिर नंबर्स यूज करते हैं उसमें, लाइन चार्ट। और बार चार्ट में भी नंबर्स यूज हो रहे होते हैं, स्पेसिफिकली हमें एक फिक्स अमाउंट दी गई होती है तो उसमें भी नंबर यूज हो रहे होते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल और फ्रैक्शन परसेंटेज जो है सिर्फ वो इसमें यूज हो रही है। उसके बाद टाइटल क्या कहता है चार्ट के बारे में। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने देखा, तो हमें टाइटल में मिला है दो कंट्रीज। तो वो बता रहा है, चार्ट का टाइटल दो कंट्रीज के बारे में बता रहा है कि दो कंट्रीज का डाटा उसको कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा जो एक्सिस है, अगर दो एक्सिस में इंफॉर्मेशन दी गई हो, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम उसको भी रिव्यू करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में वो नहीं दी। उसके अलावा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, वो हम यूज कर सकते हैं। परसेंटेज के लिए डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हो सकते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कंपैरिजन होता है ज्यादातर, जो पाई चार्ट्स होते हैं उनमें कंपैरिजन होता है। तो उसकी वजह से फिर हम यहाँ पे कंपैरिजन लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यमन और इटली में थ्री थ्री एज ग्रुप्स में डिफरेंस बयान कर रहा है वो यहाँ पर। तो उसके अलावा टाइम पीरियड वाज़ह तौर पर उसने शो किया हुआ है। दो टाइम पीरियड हैं, 2000 और 2050। उसने यमन के लिए भी यही टाइम पीरियड शो किया हुआ है, और इटली के लिए भी सेम टाइम पीरियड शो किया हुआ है। तो ये एक की पॉइंट हो गया। अच्छा, इस तरह होता है टास्क वन में हम मेन फीचर जो होते हैं उनको काउंट करते जाते हैं, ताकि हम जो इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको ही लिखें, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को नहीं लिख सकते। तो जो सिर्फ इम्पोर्टेंट होती है और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है हम उसको ही मेन फीचर्स में शो करते हैं, उसके बाद उसकी डिटेल शो करते हैं।
उसके बाद यहाँ आ जाता है व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट डाटा शोज यू। तो मोस्ट ऑब्वियस थिंग इस पाई चार्ट में देख के सबसे पहले हमें क्या क्या शो हो रही है। एक तो हमें दो कंट्रीज शो हो रहे हैं, यमन और इटली। उसके अलावा हमें एजेस शो हो रही हैं, 0 to 14 years, 15 to 59 years और 60 years, और उनकी परसेंटेज अवेलेबल है मेरे पास। तो ये कुछ चीजें जो हमें शो हुई हैं, इनमें से यही देख लें, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ था, टू मोस्ट ऑब्वियस थिंग्स आर दैट इटली had much older population than Yemen in 2000, or Yemen had a younger population, and both population are predicted to be much older in the future. उसके बाद वो कहता है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। कहता है इस सारी इंफॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो हम सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट होगा उसको आगे अहमियत दे देंगे। मिसाल के तौर पर जैसे न्यूज में होता है, न्यूज चैनल में सॉरी न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन होती है सबसे पहले वो क्रिस्प वाली खबर होती है, उसके आगे फिर वो उसको कंटिन्यू रखते हैं और जो डिटेल्स होती हैं उसमें वो पूरी बात को समझाते हैं। इसी तरह जब हम लिखते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डिस्प्ले की जाती है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो लेस इंपॉर्टेंट होती है उसे उसे उससे आगे प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे वो कह रहा है द फैक्ट दैट यमन हैज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ पीपल ओवर 60। कहते ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है कि यमन के ज़्यादातर लोग 60 की उम्र से नीचे हैं, और उनके बहुत ही थोड़े लोग हैं जो 60 की उम्र से ऊपर है। तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है। हम इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन ये बेनिफिशियल पॉइंट ऐसे है कि ये उनकी पॉपुलेशन में यंगर पीपल ज़्यादा। अगर हम ये डिस्क्राइब करेंगे तो ये ओपिनियन होगा, लेकिन ये एक फैक्ट है, बस यही बताना है हमने। उसके अलावा कोई कंपैरिजन हो रहा है तो वो हम बयान करेंगे। उसने कहा हाँ कंपैरिजन हो रहा है, .7 और 8 में हमने अब बता दी कि क्या कंपैरिजन हो रहा है, वो हम कर लेंगे। अच्छा, वो बताएगा कि इस दिस चार्ट स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि एक जो अमाउंट है वो रुकी हुई है, वो चेंज नहीं हो रही, और डायनेमिक का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है या फिर डाटा चेंज हो रहा है। वो कह रहे हैं यहाँ पर 4 स्टैटिक चार्ट्स हैं, बट अगर उनको इकट्ठे देखें तो वो डायनेमिक है। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है जो इकट्ठे चार्ट्स हैं सारों का डाटा तो हमें स्टैटिक अवेलेबल है, मिसाल के तौर पर वो स्टैटिक है, डाटा जो मिला है वही है। लेकिन अगर उनको कहता है इकट्ठे देखें, मिसाल के तौर पर दो दो चार्ट्स का कंपैरिजन देखें, तो वो चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पर 2000 से 2050 तक वो चेंज है, लेकिन अगर ओवरऑल वन वन करके चारों का डाटा देखें तो वो स्टैटिक है, वो मिला हुआ। लेकिन अगर हम कंपैरिजन में जाएंगे तो वो चेंज हो रहा होगा, तो वो डायनामिक बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। उम्मीद है कि आप सबने कल का लेक्चर लिया होगा तो आपको स्ट्रक्चर का पता लग गया होगा कि स्ट्रक्चर हम क्या यूज़ करते हैं पैराग्राफ्स में। सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं कि हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में ये होता है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है हम उसको पैराफ्रेज कर देते हैं। सेकेंडली फिर हम जाते हैं पैराग्राफ 2 जो कि ओवरव्यू होता है। ओवरव्यू में सबसे पहला हम स्टार्टिंग वर्ड लिखते हैं ओवरऑल। ओवरऑल के बाद हम 2 to 3 मेन फीचर जो होते हैं डाटा के या फिर इंफॉर्मेशन के, उनको प्रेजेंट करते हैं एज अ हेडलाइन, जैसे न्यूज़पेपर में होती है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है स्टार्टिंग में, उसके बाद बाकी हाईलाइटिंग फीचर्स उसके बाद वन बाय वन प्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है पैराग्राफ 2, ऐसे लिखा जाता है। इसमें 2 से 3 सेंटेंसेस हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ फीचर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद पैराग्राफ 3 आ जाता है। पैराग्राफ में हम कुछ पहली जो मेन हाईलाइट्स होती हैं जो कि सबसे स्टार्टिंग में हमने प्रेजेंट की होती हैं, मिसाल के तौर पर हमने एक फीचर को स्टार्टिंग में प्रेजेंट कर दिया, उसकी हम डिटेल जो है ना वो पैराग्राफ 3 में लिख देंगे, जिसे हम बॉडी पैराग्राफ 1 कहते हैं, डिटेल्ड बॉडी पैराग्राफ 1। उसके बाद डिटेल्ड बॉडी पैराग्राफ 2 आएगा। उसमें हम यही करेंगे जो कि पैराग्राफ 4 और लास्ट पैराग्राफ होगा। इसमें हम लिखेंगे जो कुछ मेन फीचर्स सेकंड हमने बयान किए थे। मिसाल के तौर पर हमने 2 से 3 फीचर्स बयान करने होते हैं, तो जो पहला फीचर है या फिर दूसरा फीचर है वो हमने पैराग्राफ 3 यानी कि बॉडी पैराग्राफ 1 में प्रेजेंट कर
इंटरनेट इशू की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया। तो उसके बाद पैराग्राफ 4 में हम ये करेंगे कि जो डिटेल्स हैं वो दूसरे फीचर्स हैं उनको प्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे उसने एक सैम्पल आंसर लिखा हुआ है जो हमने ऊपर चार्ट देखा है, तो उसके लिए ये सारा सैम्पल आंसर है। उसने सबसे पहले क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर दिया। हम ऊपर पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम नीचे आंसर को देखते हैं। यहाँ पे उसने लिखा है द चार्ट बिलो गिव इंफॉर्मेशन ऑन द एजेस ऑफ द population of Yemen and Italy in 2000 and projections for 2050। उसने यहाँ पे जो चार्ट बिलो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है एजेस, उम्रों की, पॉपुलेशन की उम्र ऑफ यमन और इटली, यमन और इटली के मुल्कों की इन 2000 एंड प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन का मतलब है कि वो फ्यूचर में क्या हो रहा है उसका अंदाजा लगा रहे हैं, प्रोजेक्शंस लगा रहे हैं, प्रोजेक्शंस फॉर 2050। तो ये इंफॉर्मेशन उसने बयान किया है। अब सबसे पहले हमने जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन सिर्फ इस तरह लिखना होता है, जो क्वेश्चन है उसको सिर्फ पैराफ्रेज कर देना। द पाई चार्ट कंपेयर द proportions of Italian and Yemeni citizens in three age groups in 2000 and projections for 2050। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें क्या लिखते हैं हम, ओवरव्यू। ज्यादा बेहतर यह है कि आप अपना ओवरव्यू ओवरऑल से स्टार्ट करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ओवरऑल का वर्ड ये शो कर देगा कि ये आपका ओवरव्यू है। आप ओवरऑल क्या इस चार्ट के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर आप जो रीडर है उसको क्या प्रेजेंट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो उससे साफ अंदाजा हो सकता है। उसके बाद वो लिखता है इट इज क्लियर दैट यमन हैड द यंगर पॉपुलेशन इन द ईयर 2000 एंड द सेम इज प्रेडिक्टेड फॉर द ईयर 2050। वो कहता है यमन की जो यंगर पॉपुलेशन है वो 2000 में जितनी है उतनी ही सेम प्रेडिक्ट की जा रही है कि 2050 में भी होगी। उसकी यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है और 2050 में भी वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मेन हाईलाइट थी जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। द पॉपुलेशन ऑफ बोथ कंट्रीज आर प्रेडिक्टेड टू गेट ओल्डर ओवर द 50 ईयर्स पीरियड। वो कहता है लेकिन जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी उम्र बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर जो लोग यंग है वो कम होंगे अगले 50 साल में, प्रोजेक्शन में वो ये देख रहे हैं। और अब उन्होंने स्टार्ट कर दिए दोनों जो उन्होंने बातें की, मिसाल के तौर पर पहले वो यंगर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं यमन की, और अब वो यहाँ पे उसकी डिटेल बता देंगे। मिसाल के तौर पर इन 2000 जस्ट ओवर हाफ द यमनी पॉपुलेशन वर अंडर 14 कंपेयर टू जस्ट ओवर 14% ऑफ इटालियंस इन द सेम एज ग्रुप। अच्छा, अब ये देखें, ये यहाँ पे उसने यूज करना शुरू कर दिया वो वोकेबलरी जो कि हमने पढ़ी। उसके बाद ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल इन यमन वर ओवर 60 एट 3.6%। इसमें क्योंकि जो जो फिक्स उसने दी हुई है परसेंटेज हम वो फिक्स्ड यूज कर सकते हैं, जो उसने फिक्स नहीं दी हुई हम उसको फिर लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन में यूज करेंगे। इन कंट्रास्ट टू नियरली अ क्वार्टर ऑफ इटालियन पॉपुलेशन। वो कह रहा है यहाँ पर वो कंपेयर भी कर रहा है इटालियन और यमन के पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को। कहता द लार्जेस्ट ग्रुप फॉर इटली वाज द 15 to 59 year old was just over 60%, while the Yemen had 43% of its population in this category। वो कहता है ये जो सेंट्रल वाली कैटेगरी थी जिसमें 15 to 59 ईयर ओल्डर थे, उसमें जो इटली के थे वो 60% थे, जबकि यमन के वो इस नंबर पर जो पॉपुलेशन है वो कम है, यानी कि उसकी यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है। Yemen average age is set to increase with the portion of over 60 increasing by just over 2% and the middle group raising by 11%, leaving the youngest group with a decrease of nearly 30%। वो कहता है जो 60s की परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रही है और मिडिल ग्रुप की उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जो कि पीछे छोड़ जाती है यंगेस्ट पीपल की डिक्रीजिंग वैल्यू। इसकी वजह से जो यंगेस्ट पीपल है, अगर सब बड़े हो रहे हैं बच्चे, तो यंगेस्ट की जो पोर्शन है वो डिक्रीज होगा। इट इज इनवाइजिंग दैट बाय 2050 प्रोजेक्शन और इनवाइजिंग ये इसका सिनोनिम है, दैट
2050 the number of people in Italy over 60 will jump to 42.3%। अच्छा, हमने आगे देखा था कि इटली में यहाँ पर जो 61% है वो कम हो रहे हैं साल के तौर पर। ये जो बच्चे हैं जब ये बड़े होंगे तो ये इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, और जो ओल्डर पीपल हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कम होंगे। इट इज उसके बाद वो कहते हैं द परसेंटेज ऑफ दूज इन द यंगेस्ट ब्रैकेट विल ड्रॉप टू 11.5% एंड द शेयर इन द मिडिल कैटेगरी विल डिक्रीज टू 46.2%। उसके बाद वो कहता है जो यंगेस्ट ब्रैकेट होगी वो भी ड्रॉप करेगी 11.5% तक, और उसके बाद जो कैटेगरी है मिडल की वो भी डिक्रीज करेगी 46.2%। तो ये उसने कुछ प्रोपोर्शंस बताई हुई हैं डाटा को प्रेजेंट करने की। आप सिंपल वोकैबुलरी भी यूज कर सकते हैं और डाटा को इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक यूज करेंगे वोकैबुलरी तो वो आपके बैंड को इंक्रीज करेगी, लेकिन आप फिर भी इंफॉर्मेशन को जितना सिंपली, जिसको कह सकते हैं हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और वो रीडर को समझ ना आए तो सॉरी एग्जामिनर को समझ ना आए तो वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट में आती है। लेकिन अगर आप इस तरह लैंग्वेज को यूज़ करें कि उसको सारा समझ आ जाए तो आपके बैंड इंक्रीज होने के चांसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि गूगल पे कोई भी पाई चार्ट या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन है उसको गूगल को दें, तो गूगल उसका सबसे पहले इसी तरह का एक पैराग्राफ बना के देता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करें पाई चार्ट के मतलब किसी भी चीज़ के मतलब जो कि टास्क 1 के क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको वो पैराग्राफ गूगल में आ जाता है, तो वो इसी तरह लिखा होता है सेम टू सेम। सो इंफॉर्मेशन प्रोपोर्शनल लैंग्वेज यूज करता है। अगर वो बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, तो वो ओवर द पीरियड जो चेंजेस होते हैं उनके लिए फ्लक्चुएशन वाली या फिर स्टेडीली ग्रो, ये वोकैबुलरी यूज करेगा। तो ये है आज के क्वेश्चन पार्ट 1 का। एक हमने पाई चार्ट वाला क्वेश्चन किया है। यहाँ तक अगर इसका क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो। अच्छा, यही चीज उसने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है एग्जामिनर रिपोर्ट। एग्जामिनर रिपोर्ट का मतलब है कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा होता है। द आंसर एड्रेस द टास्क। वो कहता है कि जो टास्क हमें दिया गया होता है क्या हम उसे एड्रेस कर रहे हैं, क्या हम उसका आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसको कहते हैं टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स होता है 150 वर्ड से अबव हमने वर्ड काउंट में लिखना होता है। तो सबसे पहले तो पॉइंट यही चेक होता है। उसके बाद रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड रिपोर्टिंग इनफ डिटेल्स फॉर द रीडर टू कम्प्लीटली इन्फॉर्म। तो कहता है उसके बाद वो देख रहा होता है कि जो हमने आंसर्स प्रोवाइड किए हैं उसमें हम मेन फीचर्स को हाईलाइट कर रहे हैं। ये तो नहीं कि हम रैंडम इंफॉर्मेशन जो कि इतनी रेलिवेंट नहीं है वो हम क्लियरली प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो मेन फीचर्स हैं उनको हाईलाइट नहीं कर रहे। तो ये वो देखता है। उसके बाद वो देखता है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके लिहाज से अगर हम चार्ट को या फिर क्वेश्चन को देखें तो क्या कंप्लीटली इन्फॉर्म कर दिया हमें उस डाटा के बारे में या फिर उस चार्ट के बारे में। अगर तो नहीं तो फिर हमारा भी आंसर कंप्लीट नहीं। अगर वो कहता है कोई कंपैरिजन है बीच में, मिसाल के तौर पर जैसे इस एज डिफरेंट एज ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन था जो कि ओवर द टाइम पीरियड डिफरेंट है, तो वो कहता है अगर कोई क्लियर कंपैरिजन है तो उनको प्रेजेंट किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर टू कंट्रीज थ्रू आउट द ऐसे जो हमने पीछे देखा कि बहुत क्लियर कंपैरिजन था दो कंट्रीज के बीच में, जो कि स्टार्टिंग में उनकी एज ग्रुप्स मुख्तलिफ थी और
जो ओवर द पीरियड प्रोजेक्शंस लगाई गई थी उनमें एज ग्रुप मुख्तलिफ थी। उसके अलावा एक क्लियर ओवरव्यू, ओवरव्यू इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई सिर्फ ओवरव्यू पढ़ ले तो उसको पूरे चार्ट का खुलासा पता लग जाना चाहिए कि इस पूरे इंफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, पूरे हिस्से में क्या हो रहा है। तो ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसलिए ओवरव्यू में स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाईलाइट करनी चाहिए, और उसके बाद जो उससे कम इंपॉर्टेंट हो और फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, मतलब 2 to 3 मेन फीचर्स को हमने हाईलाइट करना होता है ओवरव्यू में, और उसको इस तरह प्रेजेंट करना होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट वाली स्टार्टिंग में आए, ताकि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो रीडर को स्टार्टिंग में ही मिल जाए और उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिले। ये यही लिखा हुआ है, अ वेरी क्लियर ओवरव्यू इज गिवन दैट गिव्स अ जनरल पिक्चर ऑफ बोथ कंट्रीज, ऑल एज ग्रुप्स एंड बोथ टाइम्स। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और लिंकिंग फ्रेजेस यूज होने चाहिए। मिसाल के तौर पर उसने यहाँ पे बताया है कि इन कंट्रास्ट टू, जहाँ पे भी वो कंपैरिजन करेगा, मिसाल के तौर पर यमन और इटली का कंपैरिजन कर रहा है, तो पहले उसने यमन की इंफॉर्मेशन बयान की थी ऐसे में, तो उसके बाद उसने लिखा इन कंट्रास्ट टू, मिसाल के तौर पर इसके डिफरेंस में फिर उसने इटली की इंफॉर्मेशन बयान कर दी, और रिस्पेक्टिवली और इट इज इन वाइज्ड, ये दोनों तीनों वर्ड जो है उसने डिफ्रेंसिएशन के लिए यूज किए। ये एक्यूरेट वोकैबुलरी है जो कि हम पीछे पढ़ रहे थे जब हमने टास्क 1 शुरू किया था, तो ये इसके लिए ज़रूरी है जब हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें तो हम रेलेवेंट वोकैबुलरी यूज़ करें, इससे हमारा बैंड इंक्रीज होता है। इसी तरह उसने कुछ फ्रेजेस यूज़ किए थे, जैसे कि ओवर हाफ, जस्ट ओवर, जंप टू, ड्रॉप टू। ये सब वर्ड्स हैं जो कि डाटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ हुए हैं कि हमारा जो परसेंटेज है वो स्टार्टिंग में इंक्रीज हुआ, जंप किया या फिर ड्रॉप किया। तो ये एक इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छे वर्ड्स हैं जो सारे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रामेटिकल रेंज होगी तो वो आपको प्रोफेसर जो एग्जामिनर है वो आपकी समझेगा कि आपको वोकैबुलरी आती है टॉपिक स्पेसिफिक, उससे आपका बैंड विजिबली इंक्रीज करता है। तो आपको चाहिए कि आप ये सारे वर्ड्स जो हैं आप इस तरह कर लेंगे, आप चैट जीपीटी से लिख लें या फिर आप आइल्स एडवांटेज की वेबसाइट पे भी है कि जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन टास्क 1 के पार्ट्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि 5 से 6 टाइप्स हैं, तो उन सब की टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी लिखवा लें हमसे। तो फिर उनके जो मेन मेन वर्ड्स हैं, कम से कम आप 10-15 वर्ड्स तो आसानी से लिख के उनको याद रख लें सारे जो ईच क्वेश्चन टाइप के लिए। तो उसके बाद आप उसको स्टार्टिंग में एसेज में यूज़ करें तो आपको पता लग जाएगा कि आपको आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़ करने आ गए। तो टास्क 1 के लिए टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन हमें चीज़ों का नहीं पता होता इसलिए हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे होते, और जब हम स्टार्ट नहीं कर रहे होते तो डिले से वो और हमारे पास मुश्किल हो जाती है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हमें चाहिए कि हम स्ट्रक्चर को जान लें। स्ट्रक्चर अगर हमारे लिए सबसे पहले समझ आ जाए तो फिर और इजी हो जाता है। स्ट्रक्चर जानने के बाद हमें क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, और इस तरह नहीं करनी चाहिए कि बस क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दिए। कोशिश करेंगे आप ईच क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस इस तरह करें कि एक क्वेश्चन टाइप लें, उसकी वोकैबुलरी को याद करें, और फिर उसकी एक सैम्पल क्वेश्चन या फिर उसको देखें, फिर आप एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप स्टार्टिंग से एंड तक उसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। लेकिन अगर आप रैंडमली स्टार्ट कर दें प्रैक्टिस करना एसएस की, तो वो आपको विजिबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और फिर आप नाउम्मीद होकर प्रैक्टिस छोड़ देंगे। तो इसके लिए कोशिश करेंगे आप सबसे पहले स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें। उसके बाद स्ट्रक्चर जब आपको पता लग जाए, आप अपनी वोकैबुलरी उसके बाद उस स्पेसिफिक टाइप के लिए यूज़ करें। 5 से 6 टाइप्स हैं, अगर आप रोज एक क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस करें तो आप इजीली 5 से 6 क्वेश्चन टाइप्स की एक हफ्ते में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप राइटिंग टास्क 2 पे मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ तक टास्क 1 के मुताल्लिक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, या फिर कोई जनरल क्वेश्चन भी है राइटिंग के बारे में तो वो भी पूछ सकते हैं।
ओके, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर कुछ और बेसिक चीज़ हैं जो हम आइल्स टास्क 1 के लिए वो पढ़ लेते सर हैं। जी मैम। सर आप बार ग्राफ एक दफा दिखा देते। मैम मैं दिखा दूँ। मैम बार ग्राफ इस टाइप्स के होते हैं। मैम आपका इसके मतलब कोई क्वेश्चन था? सर ये हमने कल किया था और आज हमने पाई चार्ट किया, राइट? लाइक हमने बार ग्राफ और पाई चार्ट कंप्लीट किया। यस मैम, कल हमने मैम बार ग्राफ नहीं किया था, कल हमने लाइन चार्ट किया था। लेकिन हम कल कोई क्वेश्चन ही सॉल्व किया था, कल सिर्फ एग्जाम्पलरी हमने पढ़े थे इसमें। अच्छा ठीक है सर। आज हमने एक क्वेश्चन वो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको ही सिर्फ पढ़ा। इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो बार चार्ट है वो इंफॉर्मेशन को सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि इनमें इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, स्टैटिक है या डायनामिक है। मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन बदल रही है, चेंज हो रही है, या फिर इंफॉर्मेशन एक मिली हुई है बस वो चेंज नहीं होनी। मिसाल के तौर पर बार चार्ट्स हैं, इनमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं हो रही। लेकिन जो लाइन ग्राफ होते हैं, इन्फॉर्मेशन इनमें चेंज हो रही है ओवर द टाइम पीरियड। मिसाल के तौर पर 2002 टू 2004 यहाँ पे जो बर्कले है उसका चार्ट ऊपर जा रहा था। उसके बाद 2004 से लेकर 2008 तक इसका चार्ट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन ओवर द टाइम पीरियड चेंज हो रही है। यहाँ पे नीचे टाइम पीरियड दिया गया है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे वो नंबर ऑफ उनका दिया गया है, नंबर ऑफ क्राइम्स। तो ये सारी चीजें इस तरह होती हैं। अगर डिफरेंट चार्ट्स में आपको ये पता लग जाए कि इंफॉर्मेशन स्टैटिक है और डायनेमिक है तो उसके लिए वोकेबलरी डिफरेंट यूज होगी, तो आप उसको देख के उस लिहाज से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लेक्सिकल रिसोर्सेज में कुछ चीजें हैं जो कि हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो पैराफ्रेज द क्वेश्चन करेक्टली। क्वेश्चन को पैराफ्रेज करेक्टली इस तरह करना है कि हमने जो वर्ड्स हैं उनको, उनके सिनोनिम्स वो यूज करने हैं जो कि उनके लिए अप्रोप्रिएट हो, और वो वर्ड का सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज करें। अगर तो हम वो वर्ड्स यूज करते हैं जो कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देते हैं तो वो पैराफ्रेजिंग गलत होगी। उसके अलावा वोकेबलरी को यूज करना है जो कि वैरायटी ऑफ वोकेबलरी, और मिसाल के तौर पर हमने प्रोजेक्शन के वर्ड को सेकंड पैराग्राफ में इनवाइज से चेंज कर दिया, तो ये डिफरेंस है। उसके अलावा वोकेबलरी की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। वोकेबलरी की मिस्टेक्स इस तरह होती हैं कि हम वो सिनोनिम यूज करते हैं जो कि अनअप्रोप्रिएट होता है, वहां पे यूज हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर चिल्ड्रंस के लिए हम किड्स की यूज कर लेते हैं, वो वोकेबलरी फिर इस तरह की अप्रोप्रिएट नहीं होगी। अगर आपको वर्ड नहीं मिल रहा करेक्टली तो आप वो वर्ड वही भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ वर्ड्स को सिनोनिम ना तब्दील कर सकें तो उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे कि सारे वर्ड्स चेंज कर दें और उसमें से मोस्टली आपने गलत यूज किए होंगे तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन। उसके बाद सबसे एंड पे इसने पॉइंट लिखा हुआ है, यूज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी टू डिस्क्राइब ट्रेंड्स, कंपैरिजन, स्टेजेस, चेंजेस, एटीसी। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्ट, ये टास्क 1 के लिए है सारी गाइड। उसने कहा है जो अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी यूज करें जो कि ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करे। जैसे कि हमने देखा है कि अगर हमने पाई चार्ट में ट्रेंड को डिस्क्राइब करना हो तो वो डिफरेंट वोकैबुलरी है। अगर हमने प्रोपोर्शनल वैल्यू को डिफाइन करना हो तो उसके लिए डिफरेंट वोकैबुलरी है। इसी तरह बार चार्ट में मुख्तलिफ है, लाइन चार्ट में मुख्तलिफ है। और प्रोसेस में प्रोसेस जो डिज़ाइन होता है उसको डिफाइन करने के लिए वोकैबुलरी वो भी मुख्तलिफ है। उसके अलावा कंपैरिजंस को डिफाइन करने के लिए इन कंट्रास्ट विद, रिस्पेक्टिवली, और ये सारी वोकैबुलरी है। और स्टेजेस, चेंजेस जो कि प्रोसेस डिज़ाइन में होते हैं उनको भी डिफाइन करने के लिए वोकैबुलरी डिफरेंट है। तो आपकी ये वोकैबुलरी ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि आपने, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो आपको सिर्फ वोकैबुलरी का पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर से ये पता लगता है कि आपको पैराग्राफ लिखना किस तरह से है,
आपको स्टार्टिंग वर्ड से लेकर एंडिंग वर्ड तक किस तरह लिखना है, और वोकैबुलरी से आपको ये पता लग जाता है कि वर्ड्स लिखने किस तरह। बाकी जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है वो क्वेश्चन में ही गिवन होती है, उसको यूज करके, स्ट्रक्चर को यूज करके, और आपको जो वोकैबुलरी है यूज करके इजीली आप टास्क 1 के पैराग्राफ को लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड कर लेते हैं। बाकी हम कल से फिर बाकी क्वेश्चन टाइप्स को देखें।